नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9वीं का पाठ 1 दो बैलों की कथा का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम उसके लेखक मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मुंशी प्रेमचंद अपने आप में एक बहुत बड़ा जाना माना नाम था और हिंदी साहित्य में कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जितना कुछ लिखा है वो दूसरों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। अभाव का मतलब यह है कि जो सुविधाएं उनको मिलनी थी वो उनको नहीं मिल पाई और जैसे तैसे करके भी उन्होंने अपना जीवन यापन करते हुए पढ़ाई की और बीए तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त की। उस समय की बात है जब उन्होंने नौकरी प्राप्त की और नौकरी कर रहे थे। उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और महात्मा गांधी द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और मुंशी प्रेमचंद ने भी उस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उस सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया कि जब मैं असहयोग आंदोलन में भाग ले रहा हूँ तो उसी सरकार का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। इस बात से खपा होकर उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद में इन्होंने लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए और 1936 में बहुत ही अल्प आयु में 80 से लगाकर 36 यानी 56 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े लेखक या बहुत बड़े गद्यकार या बहुत बड़े साहित्यकार का अवसान हो गया। लेकिन आज भी हमारे जीवन में मुंशी प्रेमचंद उसी प्रकार जीवित हैं। जिस प्रकार से वर्तमान में सूर्य और चंद्रमा की कीर्ति अक्षय है वैसे ही ये भी हमारे जीवन में जीवित है। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। लगभग प्रेमचंद ने हिंदी में 300 कहानियाँ लिखी और 1.5 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों पर लिखा। विवाह पर भी उन्होंने उपन्यास लिखा जिसको प्रेमा के नाम से। उन्होंने किसानों के लिए पूस की रात के नाम से भी उपन्यास लिखा है और बहुत सारे उपन्यास जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान ये सब लिखे हैं। रंगभूमि उपन्यास भी इन्होंने बहुत ही गांधी जी के जीवन से प्रभावित होकर लिखा है। इन्होंने उपन्यासों के अलावा भी जैसे कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। उस पत्रिकाओं में हंस, जागरण और माधुरी नाम की पत्रिकाएं भी हैं। कथा साहित्य में के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य एक ऐसा सशक्त हथियार है जो सामाजिक जीवन में परिवर्तन ला सकता है और उसी को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। उन्होंने जहाँ पर अपना जीवन यापन किया, गांव हो या शहर हो, वहाँ के आसपास के परिवेश हो, वहाँ को देखते हुए उन्होंने उसी चीज़ को, उसी बात को अपनी अभिव्यक्ति के रूप में लिखा है। और इसमें इन्होंने किसानों के बारे में मजदूरों के बारे में, उनकी जो दयनीय स्थिति थी उसको देखते हुए, दलितों का जो शोषण हो रहा था उसको देखते हुए, समाज में स्त्री की जो दुर्दशा हो रही थी उसको देखते हुए, स्वाधीनता आंदोलन के समय में जो क्रांतिकारी जीवन जी रहे थे उसी सभी को अपनी रचनाओं का मूल विषय बनाया और समाज में एक बहुत बड़ी जन जागृति का कार्य किया। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, यानी एक छोटा नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने पूरे संसार का जो कह सकते हैं कि साहित्य के रूप में उन्होंने हर विषय को छुआ है, चाहे वो किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे स्त्री हो या सामाजिक कुरीतियाँ हो, इन सभी बातों को छूकर इन्होंने अपने साहित्य में रचनाएं की है। उनमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी के बारे में भी उन्होंने बहुत ही अद्भुत आत्मीयता उन्होंने देखी गई है और उसी को लेकर उन्होंने पशु पक्षी के संबंधित भी बहुत सारी कहानियों की रचनाएं की हैं और बड़ी से बड़ी बात को इन्होंने इतनी सरल भाषा में कहा है और सीधी भाषा में कहा संक्षेप रूप में, जिससे कि अगले वाले को बहुत ही सरलता से समझ में आए। और इन्होंने कुछ चीज़ें तो इतनी बढ़िया लिखी है जिससे पढ़ने वालों को ऐसा ही लगता है कि इन्होंने हमारे जीवन के बारे में लिखा है, ऐसा महसूस हो रहा है। प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता
उनके लेखन की विशेषता यह है कि उनकी भाषा है वो बहुत सरल है, सजीव है एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। लोक प्रचलित शब्दों का मतलब ये होता है कि उस समय की बोलचाल जो लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते थे, बोलते थे वो शब्द, वो उन्होंने उन शब्दों का साधारण रूप में उस कहानी में या उस कथानक के साथ प्रयोग किया है। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, दो बैलों की कथा के इसके माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज का और पशुपालकों के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इन पशुओं ने या ये जो पशु के रूप में जो बैल हैं, उन बैलों ने कितना संघर्ष किया, तब जाके उनको स्वतंत्रता मिली। उसी समय का ये वातावरण है जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था और हमारे देश के क्रांतिकारी भी इस स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। बहुत सारे क्रांतिकारी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था और कुछ क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया था, असह्य यातनाएं दी जा रही थी। यानी कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करना कोई सहज काम नहीं है। और इन्हीं को लेकर इन्होंने इस पाठ का निर्माण किया है। स्वतंत्रता का सहज न मिलना, उनके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। यानी हम सीधे रूप में नहीं कह सकते, लेकिन परोक्ष रूप में कह सकते हैं कि ये कहानी है, उन्होंने जो दो बैलों का माध्यम बनाते हुए इस कहानी को स्वतंत्रता के आंदोलन में एक अपना छोटा सा योगदान मान सकते हैं। इनके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी जितने जानवर हैं उसमें हम सभी यही सोचते हैं कि गधा है वो बिल्कुल मूर्ख है, समझता नहीं है, बुद्धिहीन है, उसमें बुद्धि नहीं है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं, तुम तो गधे हो। ये शब्द उसके लिए लोग प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करने का मतलब उनका यही है कि ये बेवकूफ़ है, समझता नहीं है। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उससे यह पदवी दे दी है।